अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज हेतु गेहूं की फसल में दाना भरते समय किए जाने वाले कार्य। जैविक खेती बनी वरदान, एक किसान का अनुभव। अगेती आलू की खेती से एक किसान ने कमाई लाखों की आय। हमारे प्रदेश के जो किसान गेहूं की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में अब बालियों में दाना बन रहा होगा और इस समय फसल में सिंचाई की विशेष जरूरत होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस समय फसल में कुछ समस्याएं भी आती हैं, उनसे बचाव करना भी जरूरी होता है। तो गेहूं की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा। अभी वर्तमान में जो गेहूं की फसल आपके खेतों में लहला रही है, इस फसल में आप देखेंगे कि कई बार जिन्होंने समय पर बोनी की है, उन फसल में बालियां आ गई हैं और गेहूं की जो फसल है वो दूध वाली अवस्था में है। गेहूं की फसल में सिंचाई मिट्टी के प्रकार और फसल की जल मांग के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आप सही समय पर फसल में सिंचाई नहीं करेंगे तो गेहूं की फसल कमजोर हो जाएगी और आपको कम उत्पादन ही प्राप्त होगा। इसलिए फसल की अवस्था को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। जहाँ समय से बोनी की है वहाँ दुग्धावस्था और कई जगह फसल की फ्लावरिंग या फूल आने वाली अवस्था है, इन दोनों ही अवस्था पर सिंचाई की जरूरत होती है। और इसके बाद जब फसल में दाने का पकाव होता है, दाना में जब दूध गाढ़ा बनने लगता है, जिसको हम डफ स्टेज बोलते हैं, उस अवस्था पे भी किसान भाइयों को सिंचाई खेत में लगानी चाहिए यदि खेत में नमी का अभाव है तो। और ऐसी स्थिति में नमी की कमी नहीं होना चाहिए, अन्यथा दाने आपके सिकुड़ जाते हैं और पैदावार आपकी कम होती है। तो इससे बचने के लिए आप ध्यान रखें कि जो गेहूं में सिंचाई एक क्रांतिक अवस्थाएं हैं, इन पर पानी अवश्य मिल जाए। और अभी वर्तमान में 2-3 अवस्थाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एक तो फूल वाली अवस्था में, जहाँ किसान भाइयों के यहाँ गेहूँ की फसल में फूल आ रहा है, वहाँ वो पानी लगाएं। दूसरी अवस्था जब दाने में दूध बन रहा है, उस अवस्था पर लगाएं, इसे दूधिया अवस्था बोलते हैं। और तीसरी अवस्था जब दाने में दूध गाढ़ा बनता है, जैसे डफ स्टेज बोलते हैं, इन अवस्थाओं पर सिंचाई के पानी के प्रबंध करें तो निश्चित रूप से आपकी फसल की अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। सिंचाई के पानी के सदुपयोग हो, इसके लिए आप फुहारा विधि से पानी लगा करके पानी की बचत कर सकते हैं। 30 से 40% तक पानी इस विधि को मात्र अपनाने से ही बच जाता है। तो सिंचाई जल जहाँ पर सीमित है, वहाँ इस विधि का किसान भाई उपयोग करें। गेहूं की फसल में कंडवा रोग का भी प्रकोप होता है। इस रोग के कारण गेहूं की बालियों में काला चूर्ण जैसा दिखाई देने लगता है और उन बालियों में दाने भी नहीं बनते। यह रोग हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने लगता है, इसलिए रोग की प्रारंभिक अवस्था पर ही नियंत्रण करें। फिर इसमें देखें कि इस फसल में जो नुकसान करने वाली बात जो अभी आती है, देखी जा रही है कई फसलों में। कई किसान भाइयों ने लोकवन किस्म का बीज लगाया है और उस किस्म में आपने देखा होगा कि फसल की जो बाली है उसमें बजाय दानों के निर्माण के स्थान पर वहाँ पर काला बारीक महीन पाउडर जो है भर जाता है। इसे हम कंडवा रोग बोलते हैं। और इस बीमारी के आने के बाद ये पाउडर यदि हवा के द्वारा स्वस्थ पौधों पर पहुंचकर वहाँ भी ये रोग फैला देता है। तो इस प्रकार साथ ही सिंचाई के पानी के साथ में भी इस फफूंद के जो स्पोर्स हैं वो एक स्वस्थ पौधे तक पहुंच जाते हैं बीमारी पौधे से, और खेत में बीमारी काफ़ी संख्या में फैल जाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसी बालियों को
पन्नी से ढककर बारीक धारदार चाकू हो, यदि चाकू नहीं है तो एक तेज ब्लेड से नीचे से उस बाली को काट लें, जिससे पाउडर जो काले रंग का है वो आपके खेत में कतई भुरके नहीं, उसका भुरकाव ना हो और वो गिरे नहीं। पॉलीथीन रखने के बाद इन बालियों को सावधानीपूर्वक निकाल करके जला दें, नष्ट कर दें। और खेत में दवा यदि आप डाल सकते हैं तो कार्बनडाजिम दवा जो आती है उस दवा का उपयोग करें। 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर दें और यही सावधानी बरतें जिससे ये बीमारी और भी पौधों पर न पहुंचे और फैले नहीं। गेहूं की फसल में कभी कभी चूहों का भी प्रकोप होता है। यह गेहूं की जड़, तना और बालियों को काटकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे गेहूं के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए इन चूहों का नियंत्रण करना भी जरूरी होता है। जहाँ तक इस समय कई बार खेतों में चूहों का प्रकोप भी देखने को मिलता है, तो चूहों के प्रकोप से बचाने के लिए आप खेत में यदि नमी बनाए रखेंगे तो चूहों का प्रकोप कम हो जाता है। फिर भी आप देख लीजिए ऐसे बिल चूहों के पता करना होंगे जिनमें चूहा अभी निवास कर रहा है। इसके लिए आपको उन बिलों के छेद जाकर के बंद करना होंगे जहाँ के चूहों के बिल दिख रहे हैं। तो ऐसे छेद बंद करने के बाद या दूसरे दिन आप जाते हैं खेत में, जिन बिलों में छेद दोबारा बन गए हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पर चूहे का अभी निवास है। और ऐसे ही चिन्हित किए गए बिलों पर आपको अखबार में या पत्ते पर विषाक्त पदार्थ रखना है, जो जिंक फास्फेट दवा जो आती है चूहे मारने के लिए, उसको आप 96 ग्राम आटा, 2 ग्राम दवा और 2 ग्राम खाने का तेल के अनुपात में मिला लें। ये तीनों दवा मिला करके और पत्ते पर या अखबार पर उस जो बिल के पास जो आपने चिन्हित किए हैं जहाँ चूहे का निवास है वहाँ जाकर रख दें, तो ये चूहा उनको खाकर मर जाएगा। तो इस प्रकार से चूहों का नियंत्रण कर सकते हैं। गेहूं की फसल में दीमक नामक कीट का भी प्रकोप होता है, जो कि गेहूं के पौधों की जड़ और तनों को काटकर खोखला कर देती है, जिसके कारण गेहूं के पौधे सूखने लगते हैं और उनके उपज में कमी आ जाने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई बार दीमक का प्रकोप यदि खेत में आपको दिख रहा है, जहाँ हल्की मिट्टियाँ होती हैं, बलुई दोमट मिट्टियाँ हैं, ऐसे क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप भी फसल पर प्रकोप दिखाता है। और उसकी पहचान ये है कि आप पौधे को जब खींचेंगे तो बहुत ही आसानी से पौधा ऊपर खिंचाता है, जड़ें कटी हुई दिखाई देती हैं आपको। तो इस दीमक के नियंत्रण के लिए सिंचाई के पानी के साथ में क्लोरोपाइरिफास दवा आती है बाजार में, आप इसको ले लें और 3 से 3.5 लीटर दवा 1 हेक्टेयर के मान से आप सिंचाई के पानी के साथ में, जहाँ से सिंचाई का पानी खेत में जा रहा है उसमें घड़े में दवा मिलाकर रख दें और बूंद बूंद करके ये सिंचाई के पानी के साथ में दवा आप मिलाते हुए खेत में दवा को भेज दें। तो ऐसे खेतों में जहाँ पर दीमक का प्रकोप है वो नष्ट हो जाएगी दीमक, और आपकी फसल जो है सुरक्षित रहेगी। जैविक खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। रसायन मुक्त खेती से किसानों की बचत तो हो ही रही है, साथ ही साथ जैविक खाद से तैयार अनाज सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मृदा की उर्वरता बरकरार रहती है और इसलिए जैविक खेती का प्रचलन अब तेजी से बढ़ रहा है और किसानों के लिए ये फायदे का सौदा बन रही है। इसलिए बहुत से किसान भाई जैविक पद्धति से खेती कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं जैविक पद्धति प्रणाली को अपनाने वाले किसानों से और सुनते हैं उनसे कि जैविक खेती पर उनका अनुभव कैसा रहा। मैंने ये खेती पिछले 7 वर्ष से मैं ये कर रहा हूँ और मेरी प्रेरणा स्रोत राजीव भाई जी रहे हैं। कुरुक्षेत्र के गांव मेहरा निवासी राजकुमार भी सभी किसानों की तरह से रासायनिक खेती करते थे, लेकिन उनकी पैदा की गई फसलों ने उनकी भाई की ही जान ले ली। राजकुमार ने खुद बताया कि उसका भाई 7 साल पहले कैंसर से मर गया। तभी से राजकुमार ने ठान लिया कि वो रासायनिक खेती को विदा कह देंगे। उनको प्रेरणा मिली स्वर्गीय राजीव दीक्षित के विचारों से। राजकुमार ने तब रुख किया प्राकृतिक खेती की तरफ। नतीजा, वो महाराष्ट्र में प्राकृतिक खेती के जनक सुभाष पालेकर की शरण में पहुंच गए। वहां से प्राकृतिक खेती के गुर सीखकर आज राजकुमार भी हरियाणा में प्राकृतिक खेती करने वाले अग्रणी किसान हैं। मेरे मुख्य मार्गदर्शक श्री सुभाष पालेकर जी अमरावती से हैं और मैं वहीं से ट्रेनिंग लेके आया था 7 वर्ष पहले। और मेरा उत्पादन जहाँ तक मैं मानता हूँ धान में ये केमिकल से भी ज़्यादा रहता है।
जो केमिकल की जो मैं कृषि करता था वो 20-22 क्विंटल पूसा बासमती में निकालता था, लेकिन जब से मैंने प्राकृतिक खेती आरंभ की है तो इसमें मेरा 24 से 26 क्विंटल तक मैं इसमें गया हूँ। 1 एकड़ में करीब 26 कुंतल धान की पैदावार की है। यही नहीं, राजकुमार एक खेत में 5-5 फसलों की बिजाई कर कई गुना लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने एक साथ एक खेत में मेथी, सरसों, पालक, चना और गन्ना लगाया हुआ है। आइए कुरुक्षेत्र के इस किसान राजकुमार की जुबानी ही सारी बात सुनते हैं। मैं यहाँ देसी गेहूं की ही खेती करता हूँ। यदि हम देसी गेहूं को केमिकल खेती से करें या प्राकृतिक खेती से करें, तब भी प्राकृतिक कृषि केमिकल कृषि से आगे रहेगी। लेकिन यदि मैं हाइब्रिड सीड लगाता हूं, तब केमिकल कृषि ज़्यादा उत्पादन देती है। इसमें मैंने जो आप खेत देख रहे हैं, ये गन्ने की बिजाई 3 नवंबर को मैंने की थी। इसमें मैंने लगभग 5 क्रॉप मैंने इसमें फसल लगाई। इसमें मैंने सरसों लगाई, मैंने इसमें मेथी लगाई, मैंने इसमें गन्ना लगाया, मैंने इसमें पालक लगाया। पालक की मैं कटाई ले चुका हूँ, मेथी की भी कटाई ले चुका हूँ। अभी इसमें मेरे पास सरसों खड़ी है और सरसों और गन्ने की कम्बिनेशन बड़ी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि जब कीट पतंगे आएंगे उस सरसों उसको कंट्रोल करेगी और जितनी भी मधुमक्खी आएंगी इस पर, वो इस गन्ने को कल्टीवेशन करने में भी प्राकृतिक की ओर से मदद करती है। जिस खेती को हम हरित क्रांति के नाम से जानते थे, जब देश का उत्पादन बहुत कम था, इसकी बहुत आवश्यकता थी, लेकिन इसके एक दुष्परिणाम भी समाज के सामने आने शुरू हो चुके थे। और मैं अपने परिवार से ही इससे प्रेरणा लेता हूँ कि मेरा भाई कैंसर से पीड़ित होकर इस दुनिया को छोड़कर गया था और मुझे एक दुख भी लगा था कि मैं ऐसी कृषि कर रहा हूँ। और मैं जब केमिकल की कृषि भी करता था, मैं उसमें भी नंबर 1 किसान था, लेकिन एक पीड़ा थी कि मैं एक ऐसा उत्पादन करूं जिससे राष्ट्र को नुकसान होता है। ऐसे ऐसे एक वैज्ञानिक हम तैयार करते हैं और उसको यदि एक किसान ऐसा अन्न देता है कि उसकी मौत हो जाती है, तो बड़ी दुख और पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और मैं तो स्वयं इसका दुख भोगी हूँ, क्योंकि मैंने अपने भाई को खोया है। मैं इसमें ज़्यादा मात्रा में देसी खाद भी नहीं डालता। मैं एक गाय से 20 एकड़ की खेती कर सकता हूँ, इसके गौमूत्र से और उसके गोबर से और कुछ हम प्राकृतिक साधनों से। गांव मेहरा के राजकुमार की प्राकृतिक खेती की गूंज अब पूरे प्रदेश में सुनाई देने लगी है। ऑर्गेनिक जो खेती है, इसमें आजकल हम जितने भी मतलब जहर पेस्टिसाइड वगैरह यूज कर रहे, अंग्रेजी खाद कर रहे हैं, तो इनकी वजह से बीमारी बढ़ती जा रही दिन पर दिन और कॉस्ट भी मतलब फसल की लगातार बढ़ रही है। तो हम जो आज खा रहे हैं, ये सब्जियां जितनी भी खा रहे पेस्टिसाइड की, ये सब मतलब आदमी को फायदे की बजाय नुकसान पहुँचाने में लग रही हैं। तो इनको बचने के लिए ये ऑर्गेनिक खेती का अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम जैविक खेती मतलब गुरुकुल में हमने सारी खेती जितनी भी कर रहे हैं लगभग 100 एकड़ में, वो सारी जैविक ही खेती कर रहे हैं। उसमें ना कोई पेस्टिसाइड यूज करते, ना कोई यूरिया करते, और उनके बराबर ही हम लगभग उत्पादन पैदा कर लेते हैं खेतों में। और उसमें कोई बीमारी नहीं, कोई पेस्टिसाइड मतलब कोई बीमारी नहीं, कोई कीड़ा नहीं किसी तरह का। और हमने यदि कीड़ा कोई एक आध बार शुरू में जैसे स्टार्टिंग करते हैं जिस ज़मीन की, कोई लग भी जाता है, तो उस पर अपने मतलब देसी फार्मूले से स्प्रे तैयार करके हैं वो, तो उसी के स्प्रे से मतलब वो ठीक हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे पास अपनी गौशाला है जिसमें लगभग 225 गाय हैं। तो हम उसके गोबर को पहले तो बायोगैस प्लांट में डालते हैं, उससे तो गैस हम मतलब कुकिंग में यूज हो जाती है हमारे पास। और जो वो तैयार होती है सेलरी, उसको डाल के उसमें ये वर्मी मतलब केंचुए को छोड़ देते हैं। वो 40 या 45 डेज में मतलब इसको तैयार कर देता है एक बेड को। तो उस खाद को हम फिर उसमें कुछ और मतलब जैसे चने का आटा वगैरह एक विशेष मेथड है हमारा, उससे तैयार करके ना फिर उसको खेतों में यूज करते हैं हम। अंग्रेजी खाद की तरह काम करती है। और हम तो गौमूत्र जो है उसका भी मतलब जैसे स्प्रे वगैरह में और बीच में पानी में मिक्स करके उसका भी यूज करते हैं। वहाँ पे हमें ये खाद भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, और उन खेतों में उत्पादन इससे ज़्यादा ही रहता है, कम नहीं रहता है अंग्रेजी से। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे राज्य में बहुत से किसान अगेती आलू की खेती करते हैं, लेकिन अधिक लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीक से करते हैं। तो आज हम आपको मध्य प्रदेश के ग्राम रंगवासा जिला इंदौर के एक प्रगतिशील किसान दिनेश पाटीदार से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अगेती आलू की खेती करके अच्छी आय प्राप्त की है। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि उन्होंने इतना अच्छा मुनाफा लेने के लिए आलू की खेती किस तरह से की है। किसान भाइयों, हमारे मालवा अंचल में अधिकतर जो लोकप्रिय आलू की वैरायटी उसमें लौकार और ज्योति ज़्यादातर लगाया जाता है, क्योंकि वो पूरे भारत में राशन और चिप्स दोनों के लिए प्रयुक्त होती है। मैंने लगभग 10 एकड़ में आलू की फसल लगा रखी है। इस किसान ने ड्रिप विधि से अगेती आलू की फसल लगाकर प्रति एकड़ से कितना फसल उत्पादन प्राप्त किया है, साथ ही साथ इनको आलू की खेती में खेत की तैयारी से लेकर आलू की खुदाई करके बाजार में बेचने तक का प्रति एकड़ खर्च कितना हुआ है और प्राप्त कुल आय में से प्रति एकड़ लागत खर्च को काटने पर इनको शुद्ध लाभ कितना प्राप्त होगा, आइए जानते हैं उन्हीं से। मुझे लगभग ये हमारे यहाँ प्रति एकड़ 11 से 12 टन उत्पादन होता है, जो आज 9 रुपये के लगभग हमारे यहाँ भाव है। तो ये करीब लागत पूरा जो मूल्य वो 1 लाख रुपए के लगभग हो जाता है। किसान भाइयों, आलू की फसल में लगभग जो बीज का खर्च है, दवाइयों का खर्च है, जो लगाने और निकालने में मजदूरी का खर्च है, ट्रांसपोर्टिंग का खर्च है और जो हम फर्टिगेशन करते हैं उसका खर्च लगभग प्रति एकड़ 35 से 40 हज़ार रुपये तक आता है। अगर 9 रुपये किलो से हम हमारे उत्पाद को हम बेचें तो अगर 11 से 12 टन भी अगर निकलता है तो 1 लाख रुपए के लगभग हमें आय होती है। उसमें से अगर 35 से 40 हज़ार रुपये जो हमारा जो खर्च हुआ अगर कम करें तो 55 से 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ हमें शुद्ध मुनाफा हो जाता है। किसान भाइयों, अगेती आलू की फसल से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस किसान ने खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए ड्रिप विधि द्वारा आलू की बुआई करके खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन को किस तरह से किया, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं उन्हीं से। हम सबसे पहले खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, जिसमें रोटावेटर द्वारा जो मिट्टी के ढेले उनको बारीक कर लिया जाता है, जिसमें कम से कम 6 टन गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद प्रति एकड़ के हिसाब से और बुआई के साथ साथ 3 बैग 12-32-16 और 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट इनका बेसल में उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अच्छे बीज का चयन करके हमें बुआई से पहले अच्छी तरह से बीज का सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट में मैंकोजेब और बाविस्टिन नाम की जो दवाई आती है वो दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट करने के बाद हमें थोड़ा सा बुआई के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ड्रिप पद्धति से बो रहे हैं तो हमें 30 इंच के जो बेड है उसके ऊपर बोना चाहिए। तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की जो अलग से मशीन जो हमारा प्लांटर है बुआई का वो अलग से बनाया जाता है, जिसमें लाइन से लाइन 8 इंच रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 8 इंच रखी जाती है। अच्छी तरह से बोने के बाद हम उस पर ड्रिप के द्वारा 4 से 5 घंटे नमी बना देते हैं और ये जर्मिनेशन के लिए इतनी नमी काफ़ी होती है। किसान भाइयों, लगभग 12 से 15 दिन के अंतराल में आलू हमारे जो बाहर दिखने लग जाते हैं और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 50 से 60% जैसे ही बाहर आलू पौधे हमें दिखाई दे तो हमें फर्टिगेशन चालू कर देना चाहिए। फर्टिगेशन में सबसे पहले लगभग एकड़ का 30 किलो यूरिया सबसे पहले हमें देना चाहिए। उसके 1 हफ्ते बाद 20 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास हमें और उसके साथ 2 किलो 12-61-0 ये फर्टिगेशन में चालू कर देना चाहिए। किसान भाइयों, इसी प्रकार हर हफ्ते हमें लगभग पूरे जो यूरिया की जो मात्रा है प्रति एकड़ 60 से 70 किलो देना चाहिए और 50 किलो पोटास का म्यूरेट ऑफ पोटास जो सफ़ेद पोटास उसका उपयोग करना चाहिए और 1 एकड़ के हिसाब से 12-61-0 जो हमें जाता है 7 से 8 किलो उसके पूरे टाइम में देना चाहिए। ये तीनों की लगभग 1 से 1.5 महीने तक हमें ये तीनों खाद देना चाहिए। उसके बीच में 5 किलो एकड़ का मैग्नीशियम सल्फेट और जब हमारी फसल 45 से 50 दिन की होती है उस समय भी 0050 की मात्रा 5-5 किलो प्रति एकड़ 2 से 3 हफ्ते हमें लगभग 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना चाहिए। किसान भाइयों, आलू की फसल में खरपतवार का भी हमें नियंत्रण अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर कम हो तो मजदूर द्वारा निकालना चाहिए और अगर खरपतवार की ज़्यादा संख्या है तो मेट्रीविजन नामक जो दवाई आती है वो 100 ग्राम को लगभग 6 पंप में हमें
डाल के स्प्रे कर देना चाहिए। 15 से 20 दिन की जो फसल होती है उसके पहले हमें इसका स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे खरपतवार का अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा उनकी आलू की फसल में कुछ कीट और रोगों का भी आक्रमण हुआ था, तो उनका उचित तरीके से नियंत्रण करने के लिए इस किसान ने क्या किया, आइए देखते हैं। किसान भाइयों, आलू की फसल में हमें सबसे पहले सफ़ेद मक्खी जो है उसका प्रकोप ज़्यादा पाया जाता है। उसके नियंत्रण के लिए बाइफेंथ्रिन 10 EC जो दवाई आती है उसका प्रयोग हमें 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से, प्रति पंप के हिसाब से करना चाहिए। और कभी कभी तो इसमें थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी जो होती है उसका दोनों का प्रकोप पाया जाता है। उसके लिए प्रोफेनोफास 40% जो आता है और 10% उसमें आता है साइपरमेथ्रिन जो कीटनाशक आता है, उसका उपयोग हमें करना चाहिए। जो इसमें 2 रोग ज़्यादा आते हैं, अर्ली ब्लाइट बोलते हैं और एक लेट ब्लाइट के नाम से बीमारी आती है। अर्ली ब्लाइट के लिए हमें मैंकोजेब और कार्बनडिजाइम का जो फंगीसाइड आता है उसका उपयोग हमें 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें करना चाहिए। किसान भाइयों, लेट ब्लाइट का हमें प्रिवेंटली जो फफूंदनाशक है उसका इस्तेमाल प्रिवेंटल में करना चाहिए, क्योंकि फफूंद जो एक बार लेट ब्लाइट की जो फफूंद आती है, अगर एक बार आ जाती है तो उसके कंट्रोल करने में हमें थोड़ी सी परेशानी आती है। तो बीमारी के आने के पहले हमें लगभग 1 से 2 स्प्रे मैंकोजेब प्लस आइमोक्सिलिन नाम की जो दवाई आती है फंगीसाइड, उसका उपयोग हमें 35 से 40 दिन के बाद में 2 बार स्प्रे कर देना चाहिए। उसके दौरान भी अगर लेट ब्लाइट का हमें खेत में प्रकोप होता है तो डाइमेफोर्ब नामक जो आती है, एक्रोबेट के नामक से जो दवाई आती है उसका उपयोग हमें करना चाहिए। किसान भाइयों, हमारे मालवा में जो ज़्यादातर वैरायटी लगाई जाती है ज्योति और लवकार, उसमें हमें लगभग 60 से 70 दिन पानी देना होता है और लगभग अगर पूरी तरह से पकाना तो 20 दिन हमें खेत में रखना पड़ेगा पानी बंद करने के बाद। तो अच्छी उसमें चमड़ी वगैरह जो उसकी पक जाती है और कलर आ जाता है, जिसमें मार्केट में अच्छे भाव मिल जाते हैं। और सही तरीके से आलू निकालने के बाद अच्छी तरह से के जो ग्रेडिंग है, या तो जिप्स के लिए अगर ग्रेडिंग करना है तो उस हिसाब से लगभग 40 से 45 mm से ऊपर हमें आलू बड़ा लेना चाहिए। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मनोहरपुर, जिला जिंद के कृषक सतीश कुमार ने। इनकी प्याज की फसल में कुछ कीट व रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, या इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो सतीश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे प्रमुख जो समस्या है प्याज में वो बैंगनी धब्बा रोग या दूसरा उसी तरह की अल्टरनेरिया झुलसा रोग, ये दोनों अलग अलग फफूंदी के कारण से बीमारी होती है। जो बैंगनी धब्बा रोग होता है उसमें पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे बनते हैं जिनके बीच में अंदर बैंगनी रंग का रंग प्रतीत होता है, जबकि अल्टरनेरिया झुलसा में भूरे रंग का धब्बे बनते हैं। इस तरह के समस्या से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम फफूंदी नाशक दवाइयों का इस्तेमाल करें और उन फफूंदी नाशकों में सबसे महत्वपूर्ण है एक मैंकोजेब। इसकी 2-2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम के मिश्रण भी आते हैं, कई नाम से आते हैं, उनका भी 2-2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। और ध्यान ये रखना चाहिए कि 100 लीटर पानी में 100 ग्राम कोई चिपकने वाली पदार्थ जरूर मिला लें। इस तरह से आप झुलसा और ये बैंगनी धब्बा रोग को प्याज में रोक सकते हैं। दूसरा डाउनी मिल्ड्यू एक बीमारी होती है। इस बीमारी कारण से भी पत्तियों का हरापन ख़त्म हो जाता है और पत्तियां बीच से मुड़कर या टूटकर गिर जाती हैं, जिससे फसल का नुकसान होता है और कंद
अच्छे ढंग से नहीं बन पाते हैं। तो इस तरह की बीमारी को यदि रोकना है तो इस तरह की बीमारी को रोकने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो ये प्याज की ये समस्या से निदान हो जाएगा। तीसरी जो सबसे प्रमुख समस्या आती है थ्रिप्स की, लहसुन हो या प्याज हो, जो थ्रिप्स होता है वो पत्तियों का रस चूस लेता है। जब पत्तियों का रस चूस लेता है तो पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। पत्तियां जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं तो उस तरह के पौधों पर कंद बहुत अच्छे नहीं बन पाते हैं और अंततः उपज हमारी प्रभावित होती है, जिससे किसान भाइयों को नुकसान होता है। इस तरह के कीट से अगर बचाव करना है तो कई तरह के उपाय हैं, जैसे नीम तेल है, 0.3% वाले नीम तेल की 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर, अथवा रोगार या मेटासिस्टाक्स की 1 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि छिड़काव किया जाए तो इस तरह के कीड़ों से बचाव हो जाता है। इस तरीके से यदि हम अपने लहसुन या प्याज में समय से फसल सुरक्षा के उपाय अपनाएंगे तो एक किसान भाइयों के लिए अच्छा लाभ प्राप्त होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की फसल में लगने वाले रोगों की कैसे करें रोकथाम। सब्जी मटर की खेती करके एक सफल किसान ने ली अच्छी उपज और अधिक आय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।